हेलो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे माइनर के बारे में, अवेस्ट के बारे में, अंडर द चैप्टर ऑफ या टॉपिक ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो है वो कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज का चैप्टर है, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि उसमें जो है वो तीन करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है कि वो करेक्टरिस्टिक्स जो है वो तीन करेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक पार्टी के अंदर होनी चाहिए, तभी जो है वो पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होती है। तो उसमें से एक जो पहली थी कि ही शुड हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी। तो मेजोरिटी की एज उसने 18 साल की आयु जो है वो पूरी कर लियो, तब वो मेजर की एज में आता है। अगर 18 साल से कम का रह जाता है तो उसको हम बोलते हैं माइनर अवयस्क। तो अगर हम किसी माइनर के साथ किसी अवयस्क के साथ जो है वो एग्रीमेंट करते हैं, तो उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या इफेक्ट्स हैं, और उससे क्या हमें नुकसान हो सकता है या माइनर को क्या क्या प्रोटेक्शंस मिली हुई हैं, वो आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो माइनर के बारे में पढ़ लेते हैं, माइनर क्या होता है। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि हु इज द माइनर, अवेस्क कौन है। हमें पहले ये बताओ कि अवेस्क हम किसको कहेंगे। तो माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज और हर 18 ईयर ऑफ एज। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि माइनर वो पर्सन है जिसने जो है अपनी 18 साल की आयु जो है वो पूरी नहीं की है, यानी कि 18 साल से कम का है तो उसको माइनर कहेंगे। और अगर वो 18 साल या 18 साल से ज्यादा का हो जाता है तो हम उसको मेजर कहते हैं। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1872, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक्ट चेंज हो गया है। इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, इसलिए जो है मैंने इसमें सेक्शन 3 जो है जो आपको डिफाइन किया है कि इस सेक्शन के अंदर इसके बारे में बताया गया है। और इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में जो है के सेक्शन 3 में बताया गया है कि उसकी जो है वो एज अगर 18 साल से कम की है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो 18 साल से कम की आयु वाले को हम माइनर की कैटेगरी में काउंट करते हैं। देन रूल्स रिगार्डिंग एग्रीमेंट्स फॉर्म्ड विद माइनर्स आर बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स। तो जो इसके जो रूल्स बने हैं इसके लिए दो प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली, जिन दो प्रिंसिपल्स के बेस पर ये बनाया गया है कि अवेस्ट के साथ आप जो एग्रीमेंट करेंगे उसके क्या इफेक्ट्स हैं। दैट फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओन इग्नोरेंस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओन इग्नोरेंस। और दूसरा क्या है कि प्रोटेक्शन टू द पर्सन डीलिंग विद द माइनर्स। तो पहला क्या है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस, ऑन इग्नोरेंस की जो माइनर है वो खुद ही जो है अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, उसको अपने संरक्षण के बारे में या अपने प्रोटेक्शन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। तो अपनी अज्ञानता के कारण हो सकता है कि वो गलत कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, गलत एग्रीमेंट कर सकता है। तो उसकी रक्षा हो सके, उसको सेफ गार्ड किया जा सके, पहला प्रिंसिपल तो ये है। और दूसरा प्रोटेक्शन टू द पर्सन डीलिंग विद द माइनर्स की दूसरा जो है, क्योंकि हमने पहले बताया कि जो है एग्रीमेंट्स विद द माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से ही वॉइड है, उनकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। दैट मीन्स कि अगर माइनर ने जो है कॉन्ट्रैक्ट से कोई प्रॉफिट उठा लिया है या कोई प्रॉमिस कर दिया है, तो आप उस जो माइनर है उसको आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपना प्रॉमिस पूरा करे। तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि जो है वो माइनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना हो, क्योंकि उसके बाद उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस बेस पर भी जो है ये प्रिंसिपल डिपेंड करता है। तो इसमें दो चीजें आ गई, एक तो माइनर खुद अपने आप को जो है वो अपनी इग्नोरेंस से, अज्ञानता से बचा सके। दूसरा जो पर्सन जो माइनर्स के साथ डील कर रहा है तो उसको भी जो है वो प्रोटेक्शन मिल सके, वो भी समझ सके कि अगर मैं माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में एंटर होता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट तो हम उसको कहेंगे नहीं, तो अगर एग्रीमेंट में एंटर होता हूं तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो उससे मुझे कैसे बचना है। तो इस बेसिस पर ये प्रिंसिपल्स डिपेंड है। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इफेक्ट्स ऑफ एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विद अ माइनर। अब जो है बात आ जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल कि हमने जो है वो किसी माइनर के साथ जिसने 18 साल की आयु पूरी नहीं की है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, लड़का है लड़की है, तो अगर उसके साथ हम एग्रीमेंट में एंटर रहते हैं, यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि मैंने एग्रीमेंट लिखा है, एग्रीमेंट को हिंदी में ठहराव बोलते हैं। तो अगर उसके साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया जाता है तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उसमें पहला आ जाता है कि एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, कि अवेस्ट के साथ अगर आपने कोई ठहराव कर लिया है तो वो प्रारंभ से ही व्यर्थ है। प्रारंभ से ही व्यर्थ होने का मतलब कि उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, यानी कि वो खत्म है, उसकी उसको आप जो है वो लीगली एनफोर्स नहीं करवा सकते। उसमें अगर आप कोशिश भी करते हैं कि कोर्ट में जाने की, तो जो है वो कोर्ट आपके फेवर में उसको डिसाइड नहीं करेगी कि अगर जो है आप माइनर ने कुछ फायदा उठा लिया है उस एग्रीमेंट से,
तो दूसरी पार्टी जो है उसको फोर्स नहीं कर सकती कि वो अपने प्रॉमिस को पूरा करे। तो इसमें एक बहुत ही फेमस केस है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का। कौन सा केस है? मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। तो याद होगा आपको कि इसको क्या कहेंगे? जो मोहरी बीबी है, ये है प्लेंटिफ जिसने केस फाइल किया होगा, और ये जो है धर्मदास घोष, ये है डिफेंडेंट जिसके ऊपर केस फाइल किया गया होगा। तो इसमें क्या था कि एक माइनर था, माइनर यानी कि धर्मदास घोष के ऊपर ही केस फाइल किया गया। तो वो जो माइनर था उसने जो है कुछ सिक्योरिटी मोर्गेज करके, गिरवी रख के जो है वो लोन लिया था। आई थिंक कि 20,000 रुपए का लोन लिया उसने। तो 20,000 रुपए का लोन लिया, कोई सिक्योरिटी रख दी, गिरवी रख दिया, कुछ अपनी जो है प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया। तो अपनी जो सिक्योरिटी उसने रखी थी उसके बदले में उसने 20,000 रुपए ले लिए। अब 20,000 रुपए ले लिए अवेस्क ने, वो जो जिसने प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी वो माइनर है, और माइनर ने जो है वो प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन ले लिया। अब लोन लेने के बाद जो है उसने लोन वापस करने से मना कर दिया। क्या हुआ कि माइनर ने लोन ले लिया और लोन लेने के बाद उस लोन को वापस करने से मना कर दिया। अब लोन लेने के बाद उसने वापस करने से मना कर दिया, और साथ में कह रहा है कि जो मैंने जो सिक्योरिटी है वो मेरी सिक्योरिटी वापस कर दो। अब जो है वो मोहरी बीबी जिसने जो है वो मोर्गेज यानी कि उधार दिया था गिरवी रख के सामान, अब इसने जो है इसके ऊपर केस फाइल कर दिया। अब केस फाइल कर दिया तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये जो पर्सन है दैट इज अ माइनर, कि वो माइनर है, और अगर ये माइनर है तो इसकी जो है जमानत जो है, जो इसने गिरवी रखा है, जो भी सिक्योरिटी रखी है, दैट इज वॉइड, वो व्यर्थ है, उसकी कोई लीगल सेंटिटी नहीं है। तो माइनर के को आपने अगर लोन दिया है तो ना तो आप लोन की रकम वापस ले सकते हैं, और ना ही जो है उसकी जमानत को आप अपने पास रख सकते हैं, यानी कि आपको जमानत भी वापस देनी पड़ेगी, और साथ में जो है जो उसको आपने लोन दिया था वो लोन भी आप वापस रिकवर नहीं कर सकते। तो एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। तो ये वाला जो आपका सेकंड प्रिंसिपल था कि हमें जो है पता होना चाहिए कि अगर हम माइनर के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि अगर हमने माइनर को जो है वो उधार दे दिया, बेशक उसने सिक्योरिटी भी दी थी उसके बदले में, बट हम जो है उस लोन की रिकवरी नहीं कर सकते, क्योंकि माइनर के द्वारा दी गई जमानत या सिक्योरिटी जो है वो वॉइड है, व्यर्थ है, हम जो है उसको वापस नहीं ले सकते हैं। तो ये आपका पहला पॉइंट कि एन एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, कि वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है। देन कुछ इसकी एक्सेप्शंस हैं। द कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर्म्ड बाय द गार्डियन ऑफ द माइनर विद इन द स्कोप ऑफ द गार्डियंस अथॉरिटी, कि अगर जो है गार्डियंस के थ्रू माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है, कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसने गार्डियंस के थ्रू जो है वो एंटर हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, और गार्डियंस ने अपनी अथॉरिटी, जो उनको अथॉरिटी दी गई है, जो उनको पावर्स दी गई हैं, उस लिमिट में रहते हुए अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है तब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसको जो है वो प्रॉमिस पूरा करना पड़ता है। गार्डियंस वाज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कि उसका जो गार्डियन है, जो उसका अभिभावक है, वो अनुबंध करने के लिए योग्य होना चाहिए। ऐसा ना हो कि गार्डियन भी जो है वो इनकम्पिटेंट है, उसकी जो है वो कैपेसिटी खुद ही नहीं है, तो वो माइनर के बेस पर जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। तो गार्डियन के बेस पे हो सकता है, बट गार्डियन भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए, और गार्डियन जो है वो अपनी अथॉरिटी में रह के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। एंड कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर्म्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो अगर उसकी लीगल वैलिडिटी होगी वो तब उसी केस में है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माइनर के बेनिफिट के लिए, अगर माइनर के बेनिफिट के लिए नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा, और वो एग्रीमेंट जो है वो वाइड एब इनिशियो हो जाएगा। तो अगर इसमें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, बेशक उसके अथॉरिटी में है, अथॉरिटी के साथ साथ जो है वो माइनर के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, और वो गार्डियन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं इसकी, कि जो एग्रीमेंट्स हैं माइनर के साथ किए गए, नॉर्मली जो है वो वॉइड एब इनिशियो स्टार्टिंग से ही व्यर्थ होते हैं, वॉइड होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो इन एक्सेप्शंस के बारे में मैंने आपको बता दिया। यही पॉइंट आपके कंटिन्यू हो रहे हैं। सेकंड इज नो रेटिफिकेशन। नो रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन का मतलब होता है पुष्टिकरण। पुष्टिकरण का मतलब होता है कि आपने जो है वो कुछ पहले किया था, एज अ माइनर आपने जो है उसको एग्रीमेंट किया था, और एग्रीमेंट करने के बाद अगर आप उसको चाहें कि जब मैं मेजर हो जाता हूं, वयस्क हो जाता हूं, तो उसको जो है दोबारा से उसकी रेटिफिकेशन किया है, तो उसको आप जो है वो रेटिफाई नहीं कर सकते, उसकी पुष्टिकरण नहीं की जा सकती, क्योंकि एक माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट जो है वो वॉइड एब इनिशियो है, स्टार्टिंग से ही वॉइड है, तो उसकी कोई भी पुष्टिकरण
करण यानी कि उसको ठीक नहीं किया जा सकता। रेक्टिफिकेशन मतलब कि रेक्टिफाई करना, एक किस्म से कहने का मतलब कि आसान से शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो रेक्टिफिकेशन का मतलब है कि उसको रेक्टिफाई करने का मतलब है कि उसको ठीक नहीं किया जा सकता, उसका पुष्टिकरण नहीं किया जा सकता, कि उसको आप सही नहीं ठहरा सकते। कि जब आप माइनर थे तो माइनर के टाइम पे आपने जो है वो ले लिया, लोन ले लिया या कुछ भी ले लिया, जो प्रॉमिस कर दिया था, तो प्रॉमिस कर दिया था तो उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकते। अगर आप जो है वो एज ऑफ मेजोरिटी अटेन करने के बाद उसको पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नया जो है एग्रीमेंट करना पड़ता है। पुराना वाले एग्रीमेंट को आप रेटिफाई नहीं कर सकते। दैट इज नो रेटिफिकेशन। Then third is no estoppel against a minor. A minor is allowed to plead his infancy or minority. नो एस्टॉपल की उसके अवरोध का सिद्धांत बोलते हैं इसको। नो एस्टॉपल का मतलब है अवरोध का सिद्धांत, कि अवयस्क के ऊपर अवरोध का सिद्धांत लागू नहीं होता। अवरोध के सिद्धांत का मतलब होता है कि अगर आपने किसी दूसरे पर्सन को ये दिखाया है कि ये चीज ऐसी है, तो आप बाद में उस चीज से मना नहीं कर सकते। यानी कि अगर वो कहता है कि जी मैं माइनर नहीं हूं, मैंने एज ऑफ मेजोरिटी अटेन कर ली है, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ इसको पूरा करूंगा, या ये ऑफर है या एक्सेप्टेंस है जो भी उसने जो है वो किया है, अगर उसने बताया है दूसरी वाली पार्टी को माइनर होते हुए कि मैं मेजर हूं, मैं वयस्क हो चुका हूं, और उसको ये बताते हुए उसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, बट बाद में जो है सेकंड पार्टी को ये पता चलता है कि फर्स्ट पार्टी जो थी वो अवयस्क है और उसने जो है वो एज ऑफ मेजोरिटी अटेन नहीं की है, तो अगर वो बाद में मुकर जाता है, मना कर देता है कि जी मैं तो जो है वो माइनर ही हूँ और मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, तो उसके अगेंस्ट जो है वो कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो अगर मान लो क्या है, कहता है कि जी मैं कोई अवयस्क है, मान लो ए जो है उसने 18 साल की एज नहीं है और झूठ बोल के जो है उसने बी से उधार ले लिया कि जी मैं तो वयस्क हूँ और 18 साल की आयु का हूँ, तो अब बी की ड्यूटी बनती थी कि वो चेक कर ले कि हाँ भाई ये ए जो है वो 18 साल का है या नहीं है, बट उसने जो है उसकी बातों पे विश्वास किया और उसको उधार दे दिया, और बाद में जो है जो ए अवयस्क था उसने जो है वो मना कर दिया कि जी मैं तो इसके पैसे नहीं देता और जो है मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, तो या मैंने, तो उसको जो है इस बात से मना करने के लिए जो है वो कोई रुकावट नहीं है। कि अगर पहले उसने कहा था कि मैं वयस्क हूँ और बाद में कहता है जी कि मैं वयस्क नहीं हूँ, तो उसके लिए कोर्ट उसको जो है वो कोई भी उसके ऊपर जो है वो नो एस्टॉपल, कि उसको अपने अवरोध का सिद्धांत लागू नहीं होएगा, तो वो अपने आप को प्ली कर सकता है कि वो माइनर था, वो इन्फेंट था एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। तो दैट इज नो एस्टॉपल अगेंस्ट अ माइनर, कि उसको ये अपना अव्यस्तता का या इन्फेंसी का या माइनॉरिटी का जो प्ली है उससे आप रोक नहीं सकते, कि वो उसको प्ली कर सकता है कि जी मैं माइनर ही हूँ, माइनर ही था। तो अगर वो झूठ बोल के एंटर हो भी जाता है तो बाद में उसको ये नहीं कहा जा सकता कि आपने झूठ बोला था, अपनी आयु जो है वो गलत बताई थी और आप जो है वो इसको संपत्ति को पैसे को वापस करो, तो ऐसा नहीं है। देन माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी, अवयस्क लाभ का हकदार हो सकता है। कि अगर जो है वो माइनर है तो अगर उसको कहीं पर बेनिफिट हो रहा है तो वो बेनिफिट लेने के लिए हकदार है। तो मान लो जैसे कोई बी पर्सन ए पर्सन है, ए पर्सन ने जो है वो अपना कोई 5,000 का सेकंड हैंड स्कूटर जो है वो बी जो माइनर है उसको 1,000 रुपए में देने के लिए तैयार हो गया, कि जो है वो 1,000 रुपए में ले ले और नगद दे और स्कूटर ले ले। तो उसने जो है नगद तो दे दिया, जो माइनर था उसने नगद दे दिया, नगद दे दिया तो यानी कि उसने जो है वो पैसा दे दिया है, अब वो पैसे के बदले में जो है वो सामान लेने के लिए हकदार है। कि अगर उसने माइनर ने अपने प्रॉमिस को पूरा कर दिया है तो माइनर जो है वो दूसरी पार्टी को एनफोर्स कर सकता है कि जो है आप इसको प्रॉमिस को पूरा करें। तो दूसरी पार्टी जो है वो प्रॉमिस को पूरा करने से मना नहीं कर सकती, क्योंकि ये कहकर कि जो है ये पार्टी बी यानी कि वो माइनर था तो वो उसको ऐसे मना नहीं कर सकती अपने प्रॉमिस को पूरा करने से, कि जी इसके साथ तो जो एग्रीमेंट किया गया था वो वर्ड एब इनिशियो, ऐसा नहीं है। माइनर कैन बी ए बेनिफिशियरी, कहने का मतलब कि अगर उसने माइनर ने प्रॉमिस पूरा कर दिया है अपना उस एग्रीमेंट में, तो दूसरी पार्टी को फोर्स किया जा सकता है कि माइनर के लिए जो भी बेनिफिट है उसमें वो उसको दिया जाए। ठीक है। देन नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ माइनर, विशिष्ट कार्य निष्पादन का ना होना, कि उसको जो है वो निर्दिष्ट निष्पादन के लिए या विशिष्ट कार्य के लिए जो है उसको फोर्स नहीं किया जा सकता, कि जिस के लिए उसने एग्रीमेंट किया है कि वो काम उसको करना ही करना पड़ेगा, इस तरह से आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए माइनर को फोर्स नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, जो अवयस्क है साझेदार नहीं हो सकता। नॉर्मली जो है
एक माइनर को पार्टनरशिप फर्म में साझेदार नहीं बनाया जा सकता। रीजन क्या है कि बनाया नहीं जा सकता? बनाना चाहे तो बना सकते हैं, बट बनाया नहीं जाता। रीजन क्या है कि सिर्फ जो माइनर है वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए जो है वो साझेदार हो सकता है, बट उसकी कोई भी जो है वो लाइबिलिटी नहीं होगी, लॉस में कोई भी पार्टिसिपेशन उसका नहीं होगा। तो इसलिए जो है जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं उसको माइनर को जो है वो अपने पार्टनर नहीं बनाती हैं। बट अगर वो बनाती हैं तो सिर्फ उसको जो है वो लाभ की हिस्सेदारी मिलती है। वो चाहे तो फर्म के अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उन सब चीजों को चेक कर सकता है, जो प्रॉफिट्स हैं वो ले सकता है, बट उसकी जो है वो फर्म के अंदर कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी, लॉस में उसका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा। जो हानि है वो जो है उसके ऊपर उससे रिकवर नहीं की जा सकती पार्टनरशिप फर्म की। इसलिए जो है वो पार्टनरशिप फर्म जो है इसको माइनर को अपना पार्टनर नहीं बनाती हैं, बट अगर चाहें तो बना सकती हैं। बट अगर बनाएंगी तो उनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो माइनर को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, बट उसकी जो है हानि में, नुकसान में कोई भी हिस्सेदारी नहीं होगी। बाकी जो फर्म की प्रॉपर्टीज हैं उसमें उसका हिस्सा रहेगा, और वो चाहे तो फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह को सब कुछ राइट्स मिलेंगे उसे, बट उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। सिंपल से शब्दों में अगर हम कहें तो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, बट उसको जो है वो सारे राइट्स मिलेंगे। प्रॉफिट में उसकी हिस्सेदारी है, नुकसान में कोई हिस्सेदारी नहीं। देन कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, कि अवैस को दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता, कि इंसॉल्वेंट उसको डिक्लेयर नहीं किया जा सकता कि जो है ये इंसॉल्वेंट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो उसकी कोई लीगल लाइबिलिटी बनती नहीं है अवैस की, तो इसलिए उसको जो है इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। क्योंकि वो अवैस जो है वो ऋणों को लेने के लिए अयोग्य है, जब ऋण लेने के लिए या लोन लेने के लिए अयोग्य है, तो उस केस में जब वो लोन लेने के लिए ही अयोग्य है तो लोन देने की वाली बात आती ही नहीं। जब नहीं आती तो इसलिए उसको जो है वो दिवालिया भी घोषित नहीं किया जा सकता। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसी का ही कंटिन्यू है पॉइंट, कैन बी एन एजेंट, की अवैस्क को जो है वो एजेंट नियुक्त किया जा सकता है, वो एजेंट हो सकता है, एजेंट के तौर पर कार्य कर सकता है। क्योंकि एजेंट और प्रिंसिपल, पहले भी हमने कुछ पिछली वीडियोस में भी बताया था आपको कि एजेंट और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मालिक है और उसके बिहाफ पर एजेंट काम करता है, और जो भी काम एजेंट करता है उसके लिए उसका प्रिंसिपल लायबल होता है। तो अगर जो है वो एजेंट, माइनर पर्सन जो है वो एजेंट बन जाता है, तो वो अपने बिहाफ पे नहीं काम कर रहा, वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहा है। अगर वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहा है तो यानी कि जो माइनर है, जो एजेंट है, उसने जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री की है उसके, वो उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके प्रिंसिपल की होती है। तो माइनर जो है वो एक एजेंट बन सकता है। कैन नॉट बाइंड हिज पेरेंट्स और गार्डियंस नॉट इवन फॉर हिज नेसेसिटीज, की जो उसकी नेसेसरीज हैं, जो उसकी जरूरत के सामान है, उसके लिए भी जो है वो अपने माता पिता या संरक्षण को अपने कार्यों से जो है वो बाध्य नहीं कर सकता। कि जो कार्य उसके किए गए हैं उसके लिए वो खुद ही बाध्य है, उसके लिए वो खुद भी बाध्य नहीं है, और ना ही वो अपने पेरेंट्स को या गार्डियंस को बाध्य कर सकता है। कि अगर जो है वो अपने पेरेंट्स के, गार्डियंस के नाम पे जाके जो है वो माइनर किसी से लोन ले लेता है, किसी से सामान ले लेता है और उसके पैसे नहीं देता है, तो उसके लिए जो है उसके पेरेंट्स जो है वो बाउंड नहीं है कि जो उनके बच्चे ने या उनके माइनर बच्चे ने जो है लाइबिलिटी जनरेट किया, उसके लिए जो है वो उसके पेरेंट्स या गार्डियंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो बेशक उसकी वो जरूरत के सामान है, उसकी नेसेसरीज हैं, तो जरूरतों के सामान के लिए भी जो है वो अपने माता पिता या संरक्षण को जो है वो बाध्य नहीं कर सकता। देन इज लाइबल फॉर टॉट, की जो माइनर है दैट इज फॉर लाइबल फॉर टॉट। टॉट का मतलब बेसिकली क्या होता है कि अनुचित कार्य, कि कोई गलत काम किया है, तो गलत काम किया है, किसी को नुकसान पहुंचाया है, तो उस नुकसान के लिए जो उसकी जिम्मेवारी बनती है, कि उसके नुकसान के लिए जो है उस माइनर की जिम्मेदारी रहेगी। टॉट का मतलब होता है कि कोई अनुचित कार्य, तो अनुचित कार्य करके अगर उसने किसी को जो है वो नुकसान पहुंचाया है, तो उसके लिए माइनर की जिम्मेदारी रहती है उतनी, जितनी ही किसी वयस्क की, किसी मेजर पर्सन की रहती, उतनी ही जिम्मेदारी जो है उस केस में, टॉट के केस में जो है माइनर की भी रहेगी। कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर, जो माइनर है तो उसको जो है शेयर होल्डर कंपनी में नहीं बनाया जा सकता, वो किसी भी कंपनी का शेयर होल्डर नहीं हो सकता है। गारंटी और श्योरिटी फॉर अ माइनर, कि अगर इन केस की माइनर के लिए किसी ने कोई गारंटी दी है, श्योरिटी दी है, तो उस गारंटर की जो है वो लाइबिलिटी
रहेगी वो अपनी गारंटी से नहीं बच सकता। फॉर एग्जाम्पल कि ए जो है वो माइनर है, ए माइनर है, और बी जो है उसकी गारंटी, उसने जो है मान लो ए माइनर, और उसने जो है वो बी से कोई लोन ले लिया, बी से लोन ले लिया, और उसकी गारंटी सी ने दे दी कि सी ने कहा है कि अगर ए वो लोन वापस नहीं करेगा तो मैं आपको ये लोन वापस कर दूंगा। तो ए तो है माइनर, अब माइनर की तो कोई जो है लाइबिलिटी रेज नहीं होती, तो वो जो है बी को लोन पे करेगा तो ठीक है, वहीं पे बात खत्म हो जाती है। बट अगर नहीं पे करता है तो उस केस में क्या है कि बी जो है वो अपने लोन की रिकवरी सी से कर सकता है, जिसने उसकी ए की गारंटी दी थी। सी बाद में ये कह के मना नहीं कर सकता कि जी ए तो माइनर था इसलिए जो एग्रीमेंट है वॉइड है, इनिशियो है, इसमें मेरी कोई लाइबिलिटी जनरेट नहीं होती, कोई लाइबिलिटी राइज नहीं होती, ऐसा नहीं है। तो अगर बी जो है, बी को पैसे ए से नहीं मिलते हैं तो वो सी से रिकवर कर सकता है। सी की कंप्लीट लाइबिलिटी एज अ श्योरिटी, एज अ गारंटर जो है वो बनी रहेगी। तो अवेस के लिए प्रतिभूति का दायित्व जो है वो बना रहता है, होता है। देन उसके बाद है हमारे पास जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट, संयुक्त अनुबंध। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि मान लो जो है वो दो पार्टीज मिलकर कोई प्रॉमिस करती हैं, और दो पार्टीज में से अगर जो है वो एक पार्ट, मान लो दो पार्टीज हैं ए और बी ने मिलके जो है कहा है, सी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सी जो है वो मेजर है, ए और बी में से बी जो है वो मेजर है, ए माइनर है। तो अगर ए माइनर है बी मेजर है, दोनों ने मिलकर जो है कोई प्रॉमिस सी के लिए कर लिया है, तो अगर ए जो है उस प्रॉमिस को पूरा नहीं करता तो बी की लाइबिलिटी रहेगी कि बी जो है वो कंप्लीट प्रॉमिस जो है वो सी के लिए वो पूरा करेगा। दैट इज जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट। तो जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट में भी जो है वो माइनर की कोई लाइबिलिटी नहीं है, बट जो पार्टी माइनर के साथ मिलके काम कर रही है, मिलके जो है वो प्रॉमिस कर रही है, तो उसको जो है अपने उस प्रॉमिस को पूरा करना पड़ेगा, वो अपने प्रॉमिस से मना नहीं कर सकता। ए क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, कि जीवन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसके लिए अगर कोई अनुबंध किया गया है, वो अनुबंध जो है वो एनफोर्सेबल है, प्रवर्तनीय है, उसको जो है वो लॉ के थ्रू एनफोर्स कराया जा सकता है। तो इसमें जो है कुछ चीजें बातें आ जाती हैं कि जो नेसेसरीज हैं, जीवन की आवश्यक वस्तुएं हैं, अगर वो किसी ने सप्लाई की हैं माइनर को, तो उसके लिए जो है वो क्लेम फाइल किया जा सकता है। और इसके अंदर कुछ कंडीशंस आ जाती हैं कि जो क्लेम फाइल किया गया है या क्लेम फाइल करना है वो सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी से ही फाइल किया जा सकता है। और इसमें दो तीन चीजें आती हैं कि मैं बताता हूँ आपको कि एक तो जो है वो जो सामान दिए गए हैं उसकी जरूरत के सामान होने चाहिए। पहली बात कि जो क्लेम की बात आ रही है कि जो उसको हम एनफोर्स कह रहे हैं कि आप माइनर के अगेंस्ट जो है वो क्लेम एनफोर्स किया जा सकते हैं। तो कौन कौन से क्लेम्स हैं कि पहली बात तो कि वो जरूरत का सामान होना चाहिए। दूसरी बात की जो जरूरत की बात आ रही है वो अलग अलग पर्सन के लिए, अलग अलग इंडिविजुअल के हिसाब से जरूरत के सामान अलग अलग हो सकते हैं। इसमें नॉर्मली जैसे हमारी हॉस्पिटल फैसिलिटीज आ गई, एजुकेशन की फैसिलिटीज आ गई, या खाने पीने का सामान आ गया, बट वो जो उसकी लेवल है कि किस लेवल तक की आप उसको वो फैसिलिटीज देंगे या किस रेंज तक की देंगे, वो डिपेंड करेगा कि वो जो पर्सन है उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो जीवन आवश्यक वस्तुएं जो है वो डिसाइड होती हैं। और इसमें भी क्या है कि जो माइनर है वो इन जीवन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं या नेसेसरीज हैं उसके लिए वो खुद पर्सनली लायबल नहीं है, पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जो आप रिकवर कर सकते हैं, जो क्लेम फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द माइनर, की जो माइनर की प्रॉपर्टीज हैं उनके अगेंस्ट जो है वो क्लेम फाइल किया जा सकता है। बट उसके लिए माइनर खुद से रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। एंड नो रिफंड ऑफ बेनिफिट और रेस्टिट्यूशन, कि जो उसने लाभ ले लिया है वो लाभ वापस नहीं किया था। अगर उसने कोई लाभ उसमें से ले लिया है, कोई प्रॉफिट उसने गेन कर लिया है, तो वो प्रॉफिट जो है वो वापस नहीं किया जाएगा, कि जितना उसने प्रॉफिट गेन कर लिया है वो प्रॉफिट उसी का रहेगा। बट इन केस कि अगर कुछ रह जाता है तो वो उससे वापस रिकवर किया जा सकता है। कि मान लो आपने जो है वो उसको कुछ उधार दिया था, तो उधार दिया था उसमें से कुछ पैसे उसने खर्च कर दिए, बट बाकी के आप रिकवर देख सकते हैं कि उसके पास पड़े हैं, तो उसकी रिकवरी पॉसिबल है। बट जो उसने यूज कर लिया है, जो आपकी सामान या पैसे, उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। माइनर राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन, कि माइनर जो है वो प्रॉपर्टी भी रख सकता है और उस प्रॉपर्टी में उसका अपना इंटरेस्ट हो सकता है, कि अपने हित में जो है वो प्रॉपर्टी और
जो भी प्रॉपर्टी के अंदर जिसका इंटरेस्ट है वो उसको अपने पास रख सकता है। मतलब कहने का मतलब कि माइनर जो है अगर आप उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट में तो हिस्सेदारी है, प्रॉपर्टी वो रख सकता है, बेनिफिट वो ले सकता है, बट उससे जो है किसी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं बोला जा सकता कि वो स्पेसिफिकली उस काम को परफॉर्म करे, उसके लिए किसी भी माइनर को फोर्स नहीं किया जा सकता। तो ये आपको शायद से समझ में आ गया होगा इतने पॉइंट्स में कि जो हमने बताए हैं आपको कि माइनर के साथ अगर आप एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें माइनर जो है वो प्रॉफिट्स ले सकता है, फायदा ले सकता है, बट अगर उसकी कोई लाइबिलिटी बनती है तो वो लाइबिलिटी पहली बात तो बनती ही नहीं है, वो उसको आप जो है वो लॉ के थ्रू एनफोर्स भी नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर उसको कुछ नेसेसरीज दी जाती हैं तो उसकी प्रॉपर्टी से जो है उसके लिए क्लेम फाइल किया जा सकता है। और बात यह है कि वो उसकी जरूरत के समान होने चाहिए, लग्जरीज उसमें नहीं आनी चाहिए। बट वो डिपेंड करेगा उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से कि कुछ के लिए वो लग्जरीज हो सकती हैं, कुछ के लिए वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंगली जो है वो नेसेसरीज भी हो सकती हैं। तो यही है आज की वीडियो में। ओके, थैंक यू।